बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है ये लेक्चर KMU बायोकेमिस्ट्री नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री का है और इस चैप्टर में हम एंजाइम चैप्टर नंबर 6 के सारे MCQs शेयर करता हूँ आज। तो चलो शुरू करते हैं। MCQs नंबर फर्स्ट, एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम को हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हैं। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का मकसद ये है क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये केमिकल रिएक्शन, जितने भी केमिकल रिएक्शन हो सकता है ये स्पीड अप करता है, तो इसलिए इसको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहा जाता है। नंबर 2, एंजाइम स्पीड ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शन, यानी ये स्पीड करता है, ये इंक्रीज करता है। बायोलॉजिकल रिएक्शन मीन बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है इसको स्पीड करता है, तो इसलिए इसको हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट और एंजाइम स्पीड ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शन, ये बात जहन में याद रखें। नंबर 3, द सब्सटेंस विच एंजाइम एक्ट, और सब्सटेंस जिस सब्सटेंस पे एंजाइम एक्ट करता है और प्रोडक्ट बनाता है, यानी ओ एंजाइम ओ मॉलिक्यूल जिसमें चेंज आता है, तो इसको हम सबस्ट्रेट कहा जाता है। नंबर 4, एंजाइम लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, जब एंजाइम वर्क करता है, जब एंजाइम किसी मॉलिक्यूल पे किसी सबस्ट्रेट्स पे वर्क करता है, तो इसका रिएक्शन का जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो पहले एंजाइम क्या करता है, एंजाइम इस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करता है, लोअरिंग करता है, तो फिर रिएक्शन इजीली स्टार्ट होगा। यानी एक्टिवेशन एनर्जी और एनर्जी है, जबकि एक रिएक्शन इस एनर्जी पे स्टार्ट होगा, तो स्टार्टिंग एनर्जी ऑफ एनी रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ये बात जहन में भी याद रखिए। MCQs नंबर 5, एंजाइम आर नॉट कंज्यूम ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, जब बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होगा तो एंजाइम कंज्यूम नहीं होगा, एंजाइम यूज नहीं होगा। एंजाइम ओनली स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बट डो नॉट यूज इटसेल्फ, ये भी याद रखिए। नंबर 6, एंजाइम आर हाईली स्पेसिफिक फॉर सबस्ट्रेट, एंजाइम आर हाईली स्पेसिफिक फॉर सबस्ट्रेट का मकसद क्या है, यानी एवरी एंजाइम दे आर वेरी स्पेसिफिक टू सबस्ट्रेट, हर एंजाइम हर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करता, क्योंकि बाज़ सबस्ट्रेट ऐसे होते हैं इसका स्ट्रक्चर वेरी डिफरेंट फ्रॉम एंजाइम, from active site of enzyme, that is why enzyme are very specific to substrate. नंबर 7, राइबो एंजाइम, राइबो एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जिसके अंदर RNA मौजूद है, तो इसलिए इसको राइबो एंजाइम कहा जाता है, RNA एंजाइम भी कहा जाता है। बात याद रखिए। मॉलिक्यूल दैट डिक्रीज और स्टॉप एंजाइम एक्टिविटी, और मॉलिक्यूल जब एंजाइम का एक्टिविटी, एंजाइम का वर्किंग, एंजाइम का फंक्शन डिक्रीज करता है या मुकम्मल स्टॉप करता है, तो इस मॉलिक्यूल को हम इनहिबिटर कहा जाता है और प्रोसेस को हम इनहिबिशन कहा जाता है। नंबर 9, मोस्ट एंजाइम आर ग्लोबुलर प्रोटीन, मोस्ट एंजाइम आर ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन का मकसद ये है, ग्लोबुलर मीन ग्लोब लाइक प्रोटीन, एंजाइम आर आल्सो protein in nature and mostly enzyme are globular protein, यानी इसका स्ट्रक्चर बॉल लाइक होता है। नंबर 10, कैटालिटिक रीजन ऑफ एंजाइम, जब एंजाइम रिएक्ट करता है किसी सबस्ट्रेट पर तो किस साइट पर रिएक्ट करता है, इस साइट को हम एक्टिव साइट कहा जाता है। नंबर 11, हाउ मेनी अमाइनो एसिड डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कैटालिसिस, यानी एंजाइम के अंदर जितनी अमाइनो एसिड मौजूद है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है इन केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर ये तकरीबन 2 to 4 अमाइनो एसिड हैं और ये ओनली एंड ओनली केमिकल इन रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। नंबर 12, एंजाइम आर कंपोज ऑफ लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड, ये बहुत इजी MCQs हैं। नंबर 13, 3D स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, 3D स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम का मकसद क्या है, फोल्डिंग ऑफ अमाइनो एसिड चेन, जब अमाइनो एसिड का चेन, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर पहले लीनियर है और इसके बाद फोल्ड हो जाएगा, तो इसका मकसद ये है कि ये 3D स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, 3D स्ट्रक्चर में मौजूद है। नंबर 14, मोस्ट एंजाइम आर डीनेचर बाय, ज्यादातर एंजाइम जब डीनेचर होता है तो किस वजह से होता है, हीट की वजह से होता है और केमिकल की वजह से होता है। बनकर पांचों
खबे के ना 15 नंबर एमसीक्यूज। डीनेचुरेशन मींस, डीनेचुरेशन का मकसद क्या है, मीनिंग क्या है? लॉस ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। जब एंजाइम अपना एक्टिविटी, अपना फंक्शन, अपना वर्किंग लूज करता है, स्टॉप करता है, डिक्रीज करता है, तो इसको हम डीनेचुरेशन कहा जाता है। नंबर 16 लॉक एंड की मॉडल। ये लॉक एंड की ये एक मॉडल है, ये एक थ्योरी है, और ये थ्योरी एंजाइम के ऊपर है। और ये थ्योरी किसने प्रपोज किया है? एक साइंटिस्ट है, इसका नाम है एमल फिशर, इसने प्रपोज किया है। और लॉक एंड की मॉडल यानी तकरीबन 1894 में एमल फिशर ने प्रपोज किया है। इस एमसीक्यूज का मकसद यही है। 18 नंबर एमसीक्यूज। लॉक एंड की मॉडल एक्सप्लेन। लॉक एंड की मॉडल किसको एक्सप्लेन करता है? एंजाइम स्पेसिफिसिटी। ये बात जहन में याद रखें। यानी लॉक एंड की मॉडल का मकसद यही है, जब एक की एक स्पेशल लॉक को खोलेगा तो इस तरह लॉक एक की मॉडल भी है। यानी एमल फिशर ने ये प्रपोज किया है कि एक स्पेसिफिक की से एक स्पेसिफिक लॉक ओपन होगा, एवरी की से एवरी लॉक ओपन नहीं होगा। ये बात जहन में याद रखिए। नंबर 19 इंड्यूस फिट मॉडल। ये एक अदर फिट मॉडल है, ये एक अदर मॉडल है, ये एक अदर थ्योरी है। ये एंजाइम की भी ऊपर है। वाज प्रपोज्ड बाय एक साइंटिस्ट है, इसका नाम है डेनियल कोशलैंड, इसने प्रपोज किया है। तकरीबन 1958 में ये थ्योरी प्रपोज किया है। ये बात जहन में याद रखिए। नंबर 21 अकॉर्डिंग टू इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल या इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस या थ्योरी, ये इसका मकसद क्या है? शेप ऑफ एक्टिव साइड चेन टू फिट सबस्ट्रेट। यानी लॉक एंड की मॉडल का जो एक्टिव साइड है ये रिजिड होगा, इसमें चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब हम इंड्यूस फिट मॉडल का जिक्र करते हैं तो फिर एक्टिव साइड में स्लाइटली चेंज आ जाएगा और सबस्ट्रेट को फिट करेगा, फिर प्रोडक्ट बनाएगा। ये बात जहन में याद रखिए। नंबर 22 अदर साइड देन एक्टिव साइड कॉल्ड एलोस्टेरिक साइड। यानी ये बात जहन में याद रखिए, ये एक एंजाइम है, एक एंजाइम है, और एंजाइम की इस जगह को हम एक्टिव साइड कहा जाता है, क्योंकि ये एक्टिव साइड पे प्रोडक्ट बनाता है। जब ये एक्टिव साइड किसी मॉलिक्यूल को, सबस्ट्रेट को अटैच करेगा, फिर प्रोडक्ट बनाएगा। और इसके अलावा ये जगह, ये स्ट्रक्चर, इसको हम एलोस्टेरिक साइड कहा जाता है। क्या कहलाते हैं? एलोस्टेरिक साइड। इसको एलोस्टेरिक साइड कहा जाता है। ये बात जहन में याद रखिए। क्लियर? इसके बाद एलोस्टेरिक इंटरेक्शन में, एलोस्टेरिक जो इंटरेक्शन है एक्टिवेट और इनहिबिट एंजाइम एक्टिविटी। यानी ये स्ट्रक्चर, ये इसको हम एलोस्टेरिक साइड कहा जाता है। एलोस्टेरिक साइड जब एंजाइम का जितनी भी एक्टिविटी है इनमें इंक्रीज लाता है, इनमें एक्टिवेट करता है और इनहिबिट करता है। एलोस्टेरिक साइड का फंक्शन यही होगा एंजाइम में। ये बात जहन में याद रखें। 24 नंबर एमसीक्यूज। कोफैक्टर और कोफैक्टर कौन है? ये एक नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल रिक्वायर फॉर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ये एक नॉन प्रोटीन पार्ट है। नॉन प्रोटीन पार्ट का मकसद यही है कि इसके अंदर अमाइनो एसिड नहीं है। प्रोटीन पार्ट का मकसद ये है, जब अमाइनो एसिड से बना हुआ हो तो इसका मकसद है कि ये प्रोटीन पार्ट है, प्रोटीनिशियस पार्ट है। जब इस अमाइनो एसिड के अलावा अदर मॉलिक्यूल आ जाएगा तो फिर नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल होगा। पर रिक्वायर यानी ये एंजाइम के अंदर क्या करता है? ये एंजाइम के अंदर एक्टिविटी लाता है, यानी इसका फंक्शन इंक्रीज करता है। ये है एलोस्टेरिक साइड, ये है एक्टिव साइड। जब एक मॉलिक्यूल एलोस्टेरिक साइड पे अटैच होगा और ये मॉलिक्यूल को हम कोफैक्टर कहा जाता है। कोफैक्टर का मकसद ये है, जो मॉलिक्यूल एंजाइम का एक्टिविटी बढ़ाता है तो इसको हम कोफैक्टर कहा जाता है। बात जहन में याद रखिए। 25 एग्जांपल ऑफ इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। कोफैक्टर 2 टाइप्स के होते हैं, इनऑर्गेनिक भी होता है और ऑर्गेनिक भी होता है। इनऑर्गेनिक का एग्जांपल है मेटल आयन। यानी जब मेटल आयन आ जाएगा तो फिर क्या इनऑर्गेनिक कोफैक्टर होगा। और जब क्या आएगा?
ऑर्गेनिक आएगा, यानी फ्लेवन ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जब आएगा तो फिर इसको हम ऑर्गेनिक कोफैक्टर कहा जाता है। यानी ये मॉलिक्यूल जब मेटल होगा तो फिर इसको हम क्या कहलाता है, इनऑर्गेनिक। और जब ये मॉलिक्यूल जब एंजाइम से अटैच होगा और ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर किससे बना हुआ है, ऑर्गेनिक पार्ट से बना हुआ है, तो फिर इसको हम ऑर्गेनिक कोफैक्टर कहा जाता है। नंबर 27, प्रोस्टेटिक ग्रुप। प्रोस्टेटिक ग्रुप कौन सा ग्रुप है, ये एक ऐसा ग्रुप है जब कोफैक्टर को बांड करेगा, टाइटली बांड करेगा, वेरी स्ट्रांगली बांड करेगा, तो इसको हम प्रोस्टेटिक ग्रुप कहा जाता है। क्लियर। 28, कोएंजाइम। कोएंजाइम कौन है, कोएंजाइम मैंने बताया है कि को का मकसद ये है जब एंजाइम से एक दूसरा मॉलिक्यूल को कनेक्ट करेगा, जब एंजाइम दूसरा मॉलिक्यूल से कनेक्ट हो जाएगा तो फिर इसका नाम क्या होगा, कोएंजाइम होगा। फॉर एग्जांपल को एजुकेशन का मकसद ये है जब एक स्कूल, एक कॉलेज या एक यूनिवर्सिटी के अंदर फीमेल और मेल का दोनों का एजुकेशन होगा तो फिर इसको हम को एजुकेशन कहा जाता है, इसलिए कोएंजाइम भी है। बात जहन में याद रखें। 29 नंबर MCQs, which one is a coenzyme। सारे एग्जाम्पल आपको देंगे और फिर इसमें एक एग्जाम्पल ऐसा होगा तो कोएंजाइम होगा। NADH का मकसद क्या है, N का मकसद है नाइकोटिनामाइड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये किस फॉर्म में है, रेड्यूस फॉर्म में है। 30 नंबर MCQs, ATP फंक्शन इज। ATP का फंक्शन क्या है, ये कोएंजाइम का रोल अदा करता है, ये बात भी याद रखें। 31, एंजाइम विदाउट कोफैक्टर। जब एंजाइम के अंदर कोफैक्टर नहीं हो, दूसरा पार्ट नहीं हो, तो फिर इसको हम एपोएंजाइम कहा जाता है। एंजाइम विदाउट कोफैक्टर इसको कहते हैं एपोएंजाइम, बात याद रखें। और 32 MCQs, एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम प्लस कोफैक्टर। जब एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम और प्लस कोफैक्टर दोनों अटैच होगा तो फिर इसका नाम क्या होगा, तो फिर इसका नाम होलो एंजाइम होगा। क्या होगा, होलो एंजाइम होगा। इस साइड से स्क्रीनशॉट ले ले, मैं इधर जितने भी सारे MCQs हैं मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, इस साइड से स्क्रीनशॉट ले ले। 33 नंबर MCQs, काइनेज, ये एंजाइम का नाम है। जब एक नाम के एंड पर ASE आ जाएगा तो फिर इसका मकसद यही है कि ये एक एंजाइम है। लिख काइनेज, फॉर एग्जांपल काइनेज आर इंपॉर्टेंट, काइनेज आर इंपॉर्टेंट सिग्नल ट्रांसडक्शन, ये सिग्नल को ट्रांसडक्ट करते हैं, ये सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं, ये बात जहन में याद रखिए। 34, मायोसिन जनरेट मूवमेंट बाय हाइड्रोलाइज ऑफ ATP, यानी मायोसिन जो है ये जनरेट करता है मूवमेंट ऑफ हाइड्रोलाइज। किसका हाइड्रोलाइज, ATP का हाइड्रोलाइज, ATP का ब्रेकडाउन, ये बात जहन में याद रखें। एटीपेज ये एक एंजाइम है। एन मेम्ब्रेन फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है, आयन पंपिंग, यानी एटीपेज ये एक एंजाइम है और ये बॉडी के अंदर मेम्ब्रेन के अंदर क्या करता है, मेम्ब्रेन के अंदर आयन को पंप करता है, ये बात याद रखिए। 37 नंबर MCQs, ल्यूसीफेरेज ही एक दूसरा एंजाइम है रिस्पॉन्सिबल लाइट प्रोडक्शन इन फायर फ्लाइज, यानी फायर फ्लाइज में ये लाइट प्रोडक्शन करता है। सो किस, ल्यूसीफेरेज ये एक एंजाइम है, बात जहन में याद रखें। 37 MCQs, एमाइलेज ये एक एंजाइम है क्योंकि स्टार्च पर रिएक्ट करता है और स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, इसका ब्रेकिंग करता है। प्रोटीज ये एक ऐसा एंजाइम है क्योंकि प्रोटीन पे एक्ट करता है। लाइपेज ये एक ऐसा एंजाइम है और किस पे रिएक्ट करता है, लिपिड पे रिएक्ट करता है। इसके अलावा सारे भी एंजाइम हैं और लिपिड और प्रोटीन पे रिएक्ट करता है। ट्रिप्सिन ये क्या है, प्रोटीन पे एक्ट करता है, ये बात जहन में याद रखिए। कीमोट्रिप्सिन ये भी लिपिड पे एक्ट करता है, क्लियर। और इसके बाद 38 नंबर MCQs, सीक्वेंस ऑफ
एंजाइम कैटालिस, सीक्वेंस ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, सीक्वेंस ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, जब एक एंजाइम एक सीक्वेंस में रिएक्शन कैटालाइज करता है तो फिर इसको हम मेटाबॉलिक पाथवे कहा जाता है। 39 इंक्रीज सबस्ट्रेट और एंजाइम कंसंट्रेशन, जब एंजाइम का और सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन हम इंक्रीज करते हैं तो इस वजह से रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। ये बात याद रखिए, क्लियर। रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीज, बात याद रखिए, यानी ये रिएक्शन किस हद तक किस जगह तक इंक्रीज हो जाता है और फिर डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि जब सबस्ट्रेट कम हो जाता है, स्लोली डिक्रीज हो जाता है, तो इस वजह से रिएक्शन भी स्लोली डिक्रीज हो जाता है। ये बात याद रखिए। 14 नंबर एमसीक्यूज, इनिशियटली इंक्रीज टेम्परेचर, जब स्टार्ट में हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाता है, और जब हम फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो फिर इस वजह से फिर एंजाइमेटिक रिएक्शन ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाता है, और इसके बाद हम टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज करते हैं तो एंजाइम का डिनेचरेशन भी हो सकता है। ये बात याद रखें। 41 एक्सेसिव टेम्परेचर, जब टेम्परेचर हम बहुत बढ़ाएंगे, बहुत इंक्रीज करेंगे तो इस वजह से एंजाइम का जो एक्टिविटी है, एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है और डिनेचर हो सकता है। ये बात याद रखिए। 42 नंबर एमसीक्यूज, pH एंड टेम्परेचर बेस्ड वार, और pH और टेम्परेचर, जबकि एक एंजाइम इस pH पे, इस टेम्परेचर पे बेस्ड वर्क करता है तो इस pH और टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर और pH कहा जाता है। 43 नंबर एक्सट्रीम pH काज, जब pH एक हद तक बढ़ जाएगा तो फिर एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है, एंजाइम का फंक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा और एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। बात याद रखिए। 44 नंबर एमसीक्यू, स्मॉल पीएच चेंज रिवर्सिबल रिएक्शन, जब स्मॉल पीएच में पीएच के अंदर स्मॉल चेंज आ जाएगा तो फिर रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। बात याद रखिए। 45 नंबर एमसीक्यू, डिफरेंट एंजाइम डिफरेंट ऑप्टिमम पीएच, इसका मकसद ये है, 45 नंबर एमसीक्यूज का मकसद ये है क्योंकि एमाइलेज जो एंजाइम है ये सेलेवा के अंदर है। किसके अंदर है? सेलाइवा के अंदर है। सेलाइवा जानते हो ना, माउथ के अंदर जो फ्लूइड है इसको हम सेलाइवा कहा जाते हैं, और इसका पीएच तकरीबन बेसिक पीएच है और न्यूट्रल पीएच है, न्यूट्रल। क्लियर? ये बात जहन में याद रखिए। और इसके बाद जब हम लिपिड का और प्रोटीन का जो एंजाइम है इसका जिक्र करूंगा स्टमक के अंदर, तो स्टमक के अंदर तकरीबन पीएच 2 से 5 तक होगा, मीन एसिडिक पीएच होगा। कौन होगा? एसिडिक पीएच होगा। ये बात जहन में याद रखें। अगर इंटेस्टाइन या गट्स की बात करूं तो फिर इस गट्स में फिर पीएच क्या होगा? बेसिक होगा। ये बात जहन में याद रखें। और ये बात जहन में भी याद रखें, जितने भी अंदर हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जाइमोजिन फॉर्म में होगा। जाइमोजिन इनएक्टिव फॉर्म को कहा जाता है। जब ये स्टार्ट से एक्टिव फॉर्म में रिलीज होगा तो फिर स्टमक और पेनक्रियाज और इंटेस्टाइन इन 3 चीज़ों को क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा, इसका सेल वॉल डिस्ट्रॉय करेगा। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे के सारे एंजाइम जाइमोजिन और प्रोटीलिटिक फॉर्म में फोर्टिलिटिक फॉर्म में रिलीज होगा, क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म है। जब वो एक टारगेटिक सेल को ये रीच होगा, ये पहुंचेगा, तो फिर इसके अंदर अपना फंक्शन, अपना रोल, अपना वर्किंग स्टार्ट करेगा। तो फिर इस जगह तक जब जाएगा तो फिर इस इनएक्टिव फॉर्म से चेंज होगा एक्टिव फॉर्म में। ये बात याद रखिए। 46 और लास्ट नंबर एमसीक्यूज, एक्टिवेटर कौन होता है? एक्टिवेटर एक मॉलिक्यूल होता है जब एंजाइम के एलोस्टेरिक साइड पे अटैच होगा और फिर एंजाइम का एक्टिविटी ये क्या करेगा? ये इंक्रीज करेगा। ये सारे के सारे एमसीक्यूज है एंजाइम चैप्टर।